ओके ग्रेट। सो अब मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाऊँगा जस्ट बिकॉज कोई ज्वाइन करना चाह रहा है क्या? एक सेकंड रुको। ठीक, ओके फाइन, परफेक्ट, डन। सो टॉपिक हमारा, जो लोग भी ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं ज़रा आपने म्यूट कर लो वरना बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? चलो, टॉपिक आज का हमारा जो है हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पर आपके जो बुक है जो कि CB गुप्ता वाला बुक है उसमें किसी भी प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कैटेगराइज नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 4, 8 या 5 कुछ भी हो जाए, उन सभी को कैटेगराइजेशन बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स नया नहीं है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स वही पुराना ऑब्जेक्टिव है जो हमने लास्ट कवर किया लास्ट क्लास 11 में, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो वही ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी फिर से रिवाइज करेंगे कि क्या उसका रिलेशन है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है? सो पहले कैटेगराइजेशन जो आपको फोटो में दिख रहा है यहाँ पर, उसके बारे में पहले मैं बात कर लूँ। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी मैनेजमेंट के, इवन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3-4 कैटेगरीज में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हालांकि जो ऑब्जेक्टिव्स है वो 10, 15, 20 कितने भी नंबर्स में हो सकते हैं, लेकिन कैटेगराइजेशन जो ऑब्जेक्टिव्स का है वो 3, 4 या 5 ही हो सकता है फॉर एग्जांपल। तभी हम लोग बस उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है उनको हम कैटेगराइज करेंगे 3 कैटेगरी में। फर्स्ट हमारा होगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैं बताऊँगा क्या होता है, पहले कैटेगरी सुन लेते हैं। फर्स्ट हमारा होगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड हमारा होने वाला है सोसाइटल या सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड हमारा होने वाला है ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स कॉमन समझ में आ रहे होंगे, जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स वाले केस में, आप सेम पढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिक चीज़ ही ये है। मैंने कल जो क्लास कवर किया था, कल या परसों जो मैंने क्लास कवर किया था इसके पहले 2 क्लासेस में, वह मैंने बताया है कि मैनेजमेंट कोई नया चीज़ नहीं है, मैनेजमेंट बस एक एलिमेंट है। इसका मेन काम है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो मैनेजमेंट का खुद का कुछ पर्सनल या अलग से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन्हीं को अचीव करना ऑब्जेक्टिव्स बन जाता है मैनेजमेंट का। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है पर्सनल, वो पर्सन नहीं मतलब ऑर्गेनाइजेशन का खुद का ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव या फिर कह लो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो सेम ऑब्जेक्टिव बन जाता है ये मैनेजमेंट का भी। अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव या फिर सोसाइटल ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल, तो सेम ऑब्जेक्टिव बन जाता है मैनेजमेंट का भी। और अगर थर्ड बात करूं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का, इसको अचीव करना मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। तो आई होप अब क्लियर हुआ होगा आप सबको कि जो ये मैनेजमेंट का हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं कुछ नया नहीं है, वही है चीज़ें जो हम क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हैं मैनेजमेंट वाले टॉपिक में और माय मिस्टेक बिजनेस ऑब्जेक्टिव वाले टॉपिक में, जहाँ हमने कवर किया था इन चीज़ों के बारे में। तो होप आगे बढ़ूंगा। सो जो भी आपको अगर दिक्कत अगर है तो क्लास 11 का ऑब्जेक्टिव फिर से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। उन ऑब्जेक्टिव्स को ही अचीव करना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये बन जाता है। तो इनको हमने कैटेगराइज कर दिए, पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड हमारा होगा सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड हमारा जो होने वाला है वो हमारा ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव हम कह के चलेंगे मैनेजमेंट वाले चीज़ों में। सो अब अगर बात करूँ पहले वाले ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स इंडिविजुअली इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्रॉफिट, एडिक्वेट प्रॉफिट फॉर एग्जांपल। तो ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव ही है, पहला पर्पस ही है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ हमको एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न हो जाए फॉर एग्जांपल, ये ऑब्जेक्टिव बनता है ऑर्गेनाइजेशन का। ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है मैनेजमेंट का भी। सेकेंड जो होता है सर्वाइवल एंड ग्रोथ फॉर एग्जांपल। देखिए 2 अलग अलग चीज़ें हैं, सर्वाइवल अलग चीज़ है, ग्रोथ अलग चीज़ है। फॉर एग्जांपल हमें दिन में हमें दिन में कैलोरी चाहिए, फॉर एग्जांपल 2200 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो मैंने इनटेक लिया 2200 कैलोरी के डिफरेंट फूड के साथ, तो मैं सर्वाइव कर लूँगा, लेकिन मेरे मसल्स में या मेरे बॉडी में ग्रोथ था ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? बायोलॉजिकल ग्रोथ होगा लेकिन वो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होगा। एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए क्या चाहिए मुझे? प्रोटीन चाहिए फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा, तब हमारा बॉडी बिल्ड करेगा, ग्रो करेगा। ठीक इस तरीके से अगर एडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है, सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस बस सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर बिजनेस को एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा उस एडिक्वेट प्रॉफिट से ऊपर फॉर एग्जांपल, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है हम लोग अकाउंट्स में कहते हैं उसे सुपर प्रॉफिट फॉर एग्जांपल, वो बिजनेस को हेल्प करेगा ग्रो करने में। सेकंड ऑब्जेक्टिव बिजनेस का सर्वाइवल एंड ग्रोथ फॉर एग्जांपल। अगर थर्ड में बात करूं चेंज एंड इनोवेशन, सॉरी, थर्ड हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो हमारा होगा चेंज एंड इनोवेशन फॉर एग्जांपल।
आज के दौर में सबको पता है, सभी बिजनेसमैन को पता है कि जो भी बिजनेस में कस्टमर हम गेन करते हैं, कस्टमर लूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मेन हमारा कंसर्न होता है यही चीज़ कि हमारा जो है इनोवेशन क्या हो रहा है। एक सेकंड वेट कीजिए, कुछ ज्वाइन करना चाह रहा है। ओके नो सो हर किसी बिजनेस को पता है आज की डेट में कि हम तभी मार्केट लीडर बन पाएंगे, हम तभी कस्टमर गेन कर पाएंगे, कस्टमर बेस को बढ़ा पाएंगे अपने, जब तक कि हम अपने प्रोडक्ट्स में, अपने वे ऑफ वर्किंग में चेंज एंड इनोवेशन लेके नहीं आते हैं। तो चेंज एंड इनोवेशन लाना भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑब्जेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का ही बन जाता है। तो अगर आपको ये फोटो मेरे पीछे विजिबल अगर होगा तो आप पढ़ पा रहे होंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स के अंदर मैंने लिखा है सर्वाइवल फॉर एग्जांपल, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी। सेकंड जो हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव में लिखा है मैंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फॉर एग्जांपल में दिख नहीं रहा, ये है लेस पोल्यूशन फॉर एग्जांपल, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, फेयर ट्रेड पॉलिसी फॉर एग्जांपल। अब अगर बात करूँ थर्ड के बारे में जो हमारा इंडिविजुअल, पर्सनल या मैं अगर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूँ तो ये हमारा बेटर वर्किंग कंडीशन, पीयर रिकॉग्निशन, बेटर सैलरी फॉर एग्जांपल। तो सभी जो टॉपिक हमारा है और जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं किसी बिजनेस में कॉमन होंगे, और यही इन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ही बन जाता है ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का ही। इसमें कुछ नया डिफरेंट हमारा नहीं है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ आगे चल के किस टॉपिक में और क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे मिलेगा सिंगल ऑब्जेक्टिव के बारे में जो हमारा ये होने वाला है। सो अगर मैं यहाँ बात करूँ, पहला जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा आता है वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी फॉर एग्जाम्पल। तो प्रॉफिटेबिलिटी कुछ नया नहीं है, इसमें क्या ही बताऊँ, तो मैं बस जस्ट रीड करता हूँ, जहाँ मुझे लगे या बताने लगे तो मैं आपको बता दूंगा उसमें। तो यहाँ लिखिए प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर अंडरटेकिंग वेरियस रिस्क which an enterprise takes while doing business or setting up an organization। तो ध्यान दीजिएगा जो प्रॉफिट हमारा होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ टेकिंग द रिस्क, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रॉफिट काम आता है कवर करने के लिए कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब अगर मैं कुछ काम करूँ फॉर एग्जांपल, तो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, अभी पढ़ोगे मार्केट चैप्टर में जाके। लेकिन अभी समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी काम कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है, कोई बिजनेस करता है, तो उसके एंड में से प्रॉफिट चाहिए। विदाउट प्रॉफिट वो काम क्यों करेगा? फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव से क्या है? प्रॉफिट सेल्फ इंटरेस्ट है जो उसे मोटिवेट करता है उन एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करने के लिए, उन रिस्क को लेने के लिए। वो हमारे होते हैं बिजनेस रिस्क फॉर एग्जांपल। सो प्रॉफिट एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दो चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं 100 रुपये इंगेज करके 1 रुपये कमाऊँ तो शायद प्रॉफिट है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को, कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कवर करने के लिए। लेकिन अगर सफिशिएंट अमाउंट, हर एक बिजनेस का अपना एक एनालिसिस होता है कि 10%, 5% ऑन कॉस्ट फॉर एग्जांपल जो भी कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं उस पर इतना पैसा कमा ही ले, इसे हम कहते हैं सफिशिएंट प्रॉफिट फॉर एग्जांपल। तो यहाँ लिखा है कि प्रॉफिट एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इट ऑल्सो नीडेड for covering the cost of economic activity and for further growth of the organization. It has been rightly said, adequate profits can only be earned when there is a best combination of human and non-human is made in the organization in different operation for example। यहाँ एक वर्ड हमारा हो गया कि best combination of human and non-human is made, combination यहाँ पर। तो ये काम कौन करेगा? हम लास्ट टाइम समझा कि काम सिर्फ मैनेजमेंट का ही है कि बेस्ट फिट रिलेशन इस्टेब्लिश के लिए नॉन ह्यूमन और ह्यूमन रिसोर्स में। जब ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा तभी जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव होगा, प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन अगर ये बेस्ट कॉम्बिनेशन इस्टेब्लिश ही जब तक नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव हमारा है प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट अर्निंग, वो शायद हमारा नहीं होगा फॉर श्योर। अगर मैं आगे पढ़ूँ, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोड्यूस function at its optimum level always। Thus the objective of management is to make the organization earn sufficient and adequate profit। ये लास्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है अपने ऑपरेशन के साथ मैनेजमेंट का वही ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। तो क्योंकि हम पढ़े प्रॉफिटेबिलिटी टॉपिक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो काम है मैनेजमेंट का उसको कमा के दे, और कैसे कमा के दे? अपने फंक्शन के थ्रू कमा के दे। एक बेस्ट पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन हो सकता है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के साथ मैच करवा कर तब उसे करने में हेल्प करें। तो अब समझ में आया होगा
कि फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का, प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकंड अगर बात करूँ जो हमारा है प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, या आप इसे कह सकते हैं सर्वाइवल एंड ग्रोथ भी हम लोग कह सकते हैं इसे। तो आगे इसमें लिखा है टॉपिक में कि मैनेजमेंट मस्ट एम एट कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटिंग अप अपवर्ड राइजिंग ग्राफ ऑफ ग्रोथ एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है वो अपवर्ड कैसे जाएगा ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन जो मैनेजमेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं वो शायद फॉर शो एक तरीका निकाले कि हमेशा ग्रोथ अपर ही हो, चाहे वो चेंज इनोवेशन हो, चाहे डिफरेंट मेथड्स हो, गुड कॉम्बिनेशन स्टैब्लिश करना हो, कस्टमर्स गेन करना हो, अपनी जो भी वर्किंग पॉसिबिलिटीज उसको बढ़ाना हो, आउटपुट इनपुट का जो रिलेशन मैक्सिमम या ऑप्टिमम वे में स्टैब्लिश करना हो। तो बहुत तरीके हो सकते हैं इस प्रॉफिट या इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसका, लेकिन मैनेजमेंट का हम पढ़ रहे हैं एम, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो मैं लिखते वक्त बस ये ध्यान देना है कि हम इसी लाइन को हमेशा इस ऐसे लिखें, अपने सेंटेंस को ऐसे फ्रेम करें कि हमें समझ में आए कि मैनेजमेंट को ये चीज़ें करनी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को वो चीज़ें चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मैनेजमेंट मस्ट क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच पीपल कैन परफॉर्म विद देयर बेस्ट, विद देयर फुलेस्ट एंड ऑप्टिमम कैपेसिटी। आगे ना काम मैनेजमेंट का यहाँ पर, तो उस प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ को मेक श्योर करने के लिए प्रॉफिट चाहिए। ये जो ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है, उसका जो कर्व है, या कह सकते हैं जो उसका पेज है, वो हमारा फास्ट या हमारा स्ट्रेट होना चाहिए। और इसके लिए क्या चाहिए, हमारे ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से काम करने चाहिए। और इसके लिए मैनेजमेंट क्या करेगा, एक अच्छा वर्किंग कल्चर, अच्छा वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू ब्रिंग ग्रोथ एंड अचीव, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव ग्रोथ and this is possible only when the resources are utilized at optimum level. Thus management through its activities and function is expected to bring the desired growth and the desired growth of the organization। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को वो सभी लाना ही जो है ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। तो यहाँ हम समझ रहे थे प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ के बारे में, जो चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और वो लाना काम मैनेजमेंट को अपने फंक्शंस के थ्रू। तो ये भी हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर ही हमारा आता है। अब अगर मैं थर्ड बात करूँ, चेंज एंड इनोवेशन, ये हर बिल्कुल को पता है कि हर एंटरप्राइज, हर ऑर्गेनाइजेशन को आज पता है कि अगर वो अपने मेथड्स में, अपने वे ऑफ वर्किंग में, या फिर अपने प्रोडक्ट्स में अगर वो इनोवेशन या फॉर एग्जांपल चेंज नहीं लेकर आएगा, तब तक वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कोई और ले जाएगा। हम एग्जांपल अगर मैं दूं तो मान के चलिए नोकिया फॉर एग्जांपल, और कोई भी शाओमी कंपनी लेके चलिए, या कोई भी कंपनी लेके चलिए कंपेरेबल नोकिया से। तो नोकिया ने अपने अंदर उतना डेवलपमेंट या चेंज या इनोवेशन नहीं लेकर आया जब बाकी लोग लेकर आ रहे थे। धीरे धीरे मार्केट क्या हुआ, बाकी लोगों ने कैप्चर कर लिया। जो बिजनेस था नोकिया वाला, उसे एंड में सेल करना पड़ा माइक्रोसॉफ्ट को। तो क्या कोई बिजनेस चाहेगा अपने आप को सेल करना? कभी नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे अपने आप को चेंज एंड इनोवेशन करना पड़ेगा, मार्केट में सस्टेन करना पड़ेगा, और चेंज एंड इनोवेशन इतना अच्छा करना पड़ेगा ताकि वो मार्केट लीडर बन सके और कस्टमर्स जो उसके हैं उसके पास ही रहे, और एक्स्ट्रा वो नेक्स्ट नए कस्टमर भी गेन कर ले। तो ये ऑब्जेक्टिव किसका है, ऑर्गेनाइजेशन का है, और इसी को अचीव करना बन जाता है ऑब्जेक्टिव हमारे मैनेजमेंट का थ्रू इट्स फंक्शन एंड एक्टिविटीज़। तो यहाँ अगर बात करूँ, द एनवायरनमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन नाउ डेज इज एवर चेंजिंग। Every business enterprise has to work in a dynamic world where competition among different enterprise is immense। इसमें कोई नया चीज़ नहीं था, हमको सब पता है कि जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, सभी फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। अगर डायनेमिक अपने आप को नहीं बनाएंगे तो मार्केट में पीछे हट जाएंगे, पीछे हटेंगे तो भाई हम बिजनेस बंद। आगे बढ़ूँ, द ओनली वे टू बी अहेड इन द कॉम्पिटिशन इज टू चेंज एंड ब्रिंग इनोवेशन इन वर्किंग मॉड्यूल एंड प्रोडक्ट ऑफ द एंटरप्राइज। सबको पता है ये चीज़, सब इसको पता है, और ये चीज़ मेक श्योर करना कि चेंज इनोवेशन टाइम हो रहा है, हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, हम अपने आप को इनोवेट कर रहे हैं, इसी को मेक श्योर करना बन जाता है ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। दस मैनेजमेंट शुड एम एट ब्रिंगिंग डिफरेंट चेंजेस इन डिस्कार्डिंग ओल्ड एंड अनप्रोडक्टिव मेथड्स एंड ब्रिंग अबाउट द इन्वेंशन सच एज टेक्नोलॉजिकल एंड अदर इनोवेशन। ये अगर आ जाता है तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा। तो हमें बस अपने ऑब्जेक्टिव में 3 ही ऑब्जेक्टिव लिखिए, बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन वाले केस में। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ फॉर एग्जांपल, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा। तो मैं आपसे खुद पूछूंगा कि जो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल पीपल है, ये कौन से ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा।
ये मैं हिंट दे दूँ कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर नहीं आता। तो क्या सोसाइटी के अंदर आएगा या ह्यूमन के अंदर आएगा? ह्यूमन मतलब किसी बिजनेस का वो ऑब्जेक्टिव जो कनेक्टेड हो वहाँ के लोगों से, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे कनेक्टेड हो। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल या पीपल फॉर एग्जांपल एट वर्क, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। वहाँ हमें सिखा था कि जो HRM हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो मेक श्योर करता है कि जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उनका डेवलपमेंट हो, और HRM मैनेजमेंट का पार्ट ही है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी चाहता है कि जो हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉय है उनमें डेवलपमेंट हो, उनका स्किल इन्हांस हो, उनके टैलेंट में बढ़ोतरी हो फॉर एग्जांपल पहले से। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो चलाता है ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चला आता है। तो ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है, बिकॉज मैनेजमेंट का मेन काम ही है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव करना। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल या फिर पीपल among all the resources, human resource is the most important resource for any organization. Management mobilizes का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर रिसोर्स हमारा ऐसा है जिसको मैंने पहले किसी एरिया में लगा रखा था, अब वो उतना अच्छा मतलब ऑप्शन ए में उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा हमारा वो ह्यूमन रिसोर्स, वो तो किसी और जगह लगा देंगे, वहाँ भी काम नहीं कर किसी और जगह लगा देंगे। इसे कहते हैं मोबिलाइजेशन, फ्रॉम पुटिंग वन यूज टू अनदर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सो मोबिलाइज दिस रिसोर्स एंड ब्रिंग्स आउट इन देयर बेस्ट। उसको इतने अच्छे से मोबिलाइज करो, इतने अच्छे से यूज़ करो उस ह्यूमन रिसोर्स को, ताकि जो भी उसका बेस्ट ह्यूमन, जो भी उसका बेस्ट कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, स्किल है, वो निकल के आए उससे। तो ये काम मैनेजमेंट का निकलवाना, उसका स्किल, उसका बेस्ट टैलेंट निकलवाना, ये काम मैनेजमेंट का। उसको ट्रेन कर कर, उसे मोटिवेट कर कर, उसे इनिशिएटिव देकर। तो आगे अगर मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट मस्ट डेवलप ह्यूमन टैलेंट बाय डिफरेंट मीन्स सच एज encouragement, initiative, training, skill and talent enhancement methods। तो जिनका बिजनेस स्टडीज़ है ISC वाले में, वो पढ़ेंगे इनके बारे में अपने बिजनेस स्टडीज़ में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कि कैसे किया जाता है। लेकिन बाकी जिनका BST नहीं, वो समझे कि मैनेजमेंट का काम है अपने यहाँ पे काम करने वाले लोगों का स्किल को इन्हांस करना, डेवलपमेंट करना। तो ये क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का भी बन जाता है कि वो डेवलप करे वहाँ के पर्सनल्स को। सो इट मस्ट क्रिएट एंड मेंटेन कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर वर्किंग ऑफ पीपल, तभी डेवलपमेंट उनका होगा। तो अगर मैं आगे बात करूँ इसके बाद, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है डिसिप्लिन एंड मोरल, दो चीज़ें यहाँ पर, डिसिप्लिन एंड मोरल। तो किसी भी काम को लॉन्ग टर्म में एक कंट्रोल्ड वे में करने का बेस्ट तरीका है कि मैं उस प्रोसेस में डिसिप्लिन क्रिएट करूँ। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कंट्रोल, इंटेंस कंट्रोल करना। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि जो भी एक सेट रूल है, जो भी एक डिफाइंड रूल है, जो भी एक वर्क कल्चर है, फॉर एग्जांपल, सभी लोग उस चीज़ को माने। मैं एग्जांपल दूंगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहा था कि रोज़ सुबह सब लोग टाइम पर आए, कोई लेट ना करे, फॉर एग्जांपल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक वर्क कल्चर बना हुआ है, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड बना हुआ है, एक रूल्स बने, फॉर एग्जांपल एक कल्चर है कि सब लोग टाइम पर आएंगे तो सबको अच्छा लगेगा, सही टाइम पे काम स्टार्ट हो पाएगा। फॉर ये चीज़ हमारे डिसिप्लिन के अंदर आ जाती है। तो डिसिप्लिन को सेट ऑफ रूल्स नहीं होते कि फॉलो ही करना पड़ेगा, बल्कि ये होते हैं कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जो लॉन्ग टर्म में चीज़ों को एक सही तरीके से करने में हेल्प करता है। और मोरल जो होता है वो पर्सनल फीलिंग होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं रॉन्ग कर रहा हूँ। तो हमने पढ़ा था बिजनेस एथिक्स के बारे में, वो हमने पढ़ा था कि जो बिजनेस होता है उसका एथिक्स, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हमारे होते हैं जो अंदर से आते हैं, जो कोई लिख के मुझे नहीं था लेकिन मैं फील करता हूँ कि ये सही है, गलत है। तो मैनेजमेंट का ये भी है, इस मेक श्योर करना कि जो बिजनेस का प्रोसेस है वहाँ पर जितने भी मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, मोरल है, मेंटेन रहे, ताकि ये फॉलो होते रहे, ताकि जितने भी लोग कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर प्रोसेस से वो एक कंट्रोल्ड वे में काम करें। कंट्रोल बोलना गलत हो जाएगा, थोड़ा डिसिप्लिन्ड वे में काम करें, ताकि प्रोसेस लॉन्ग टर्म में एक स्मूथली काम करते रहे। ठीक है, वरना फिर कन्फ्यूजन, डिस्प्यूट्स राइज होंगे तो शायद बिजनेस का जो ऑपरेशन है उतना स्मूथ नहीं चल पाएगा। तो मैंने क्या लिखा पढ़ते हैं, मैनेजमेंट एम्स एट इम्प्रूविंग डिसिप्लिन अमॉन्ग पर्सनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बता दिया डिसिप्लिन मेक श्योर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस चलते जाए बिना किसी हैशल के, बिना किसी प्रॉब्लम के, इसलिए डिसिप्लिन चाहिए। बाय एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी, assigning responsibilities through evaluation and timely control। so for example ये exercising authority क्या है? कोई मेरा जूनियर है फॉर एग्जांपल, मेरी बातें कब मानेगा? जब वो समझा कि ये मेरा सीनियर है तब तक।
तो अगर मुझे डिसिप्लिन अगर मेंटेन करना है, मुझे मोरल इस्टेब्लिश करना है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैनेजमेंट ही एक पूरे बिजनेस में एक यूनिट होती है जो रूल मेकिंग और रूल इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हमारी होती है, पढ़ चुका फीचर वाले में। तो यहाँ बात करूँ तो अगर मोरल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मैनेजमेंट ग्रुप को या किसी मैनेजमेंट पर्सन को अपना अथॉरिटी एक्सरसाइज करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है अपनी अथॉरिटी को। सेकेंड हमारा जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना पड़ता है, तब जाके बनता है डिसिप्लिन। सेकेंड अगर बात करूँ इवैल्यूएशन एंड टाइमली कंट्रोल, तो किसे कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, किससे कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस ले, किसे कितना अथॉरिटी दे, किसे कितना अथॉरिटी वापस ले, ये एक बार दे के काम खत्म हो गया ऐसा चीज़ नहीं है। इस पर टाइमली इवैल्यूएशन होता है, मैनेजमेंट करती रहती है, ईयरली कह लीजिए या प्रोडिकल कह लीजिए। तो इवैल्यूएशन और जो कंट्रोल है टाइमली चलते रहता है, उसके बाद ही अथॉरिटी और जो डिसिप्लिन फॉर एग्जाम्पल अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिया जाता है, लोगों में बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आगे बात करूँ, फॉर बूस्टिंग मोरल मैनेजमेंट यूजेस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मीन्स फॉर गिविंग इंसेंटिव्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी अपने एम्प्लॉय से बहुत अच्छा काम करवाना है, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाना है, या हमको लग रहा है कि वो जो सैलरी से मैं पे कर रहा हूँ बेसिक वो सफिशिएंट नहीं है, वो उस पर खुश नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या सैलरी बढ़ा दूँ? तो क्या आप सैलरी बढ़ाने के बाद भी ठीक से काम ना करें? सैलरी तो बेसिक सैलरी बढ़ गई, आप काम करो चाहे ना काम करो सैलरी मिलेगा। लेकिन यहाँ जो होती है बिजनेस कोई मैनेजमेंट जो होती है उसके वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मैं रिपीट कर दूँ, मीन्स ऑफ मोटिवेशन यूज़ करती है। वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। तो हमारे मैनेजमेंट, हमारे कॉमर्स में ही चैप्टर्स आगे आने वाले हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, वहाँ हम पढ़ेंगे इन डिटेल में। अभी समझा दूँ कि फाइनेंशियल बूस्टिंग तरीका क्या होता है। मैं किसी भी को इंसेंटिव दूँ कि तुम 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करोगे तुम्हें 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल, क्या पता पैसे चलते एक्स्ट्रा काम करना स्टार्ट कर दें तो बूस्ट हो गया उसका मोरल। सेकेंड बात को नॉन फाइनेंशियल मीन्स क्या होते हैं, मैं किसी को प्रेस कर दूँ, मैं किसी को रिकॉग्निशन कर दूँ, मैं किसी को अवार्ड दे दूँ एनुअल फंक्शन में कि अच्छा काम किया फॉर एग्जाम्पल, तो पूरे साल वो फिर से बूस्टअप रहेगा, फिर से वो काम करेगा। तो हमारे 2 होते हैं मीन्स, एक फाइनेंशियल एक नॉन फाइनेंशियल, जिसको हम कवर करेंगे मोटिवेशन चैप्टर में इन डिटेल, जो हर मैनेजमेंट करता है फॉर एग्जाम्पल। So, for boosting morale, management uses financial and non-financial means for giving incentives for different initiatives. Thus, management should always maintain high morale by creating better work environment. Hope समझ में आया होगा। ये भी हमारा जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव से ही हमारा कनेक्टेड है। अब अगर बात करूँ अगले ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो मुझे मिलता है राइटफुल डिसीजन मेकिंग। ये भी हमारा जो है मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर ही हमारा ऑब्जेक्टिव आता है। सो पूरे अगर मैं बात करूँ पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ये डिसीजन मेकिंग यूनिट कौन है? मैनेजमेंट ही है। डिसीजन इम्प्लीमेंटिंग यूनिट कौन है? मैनेजमेंट ही है। लेकिन तब क्या हो जब वो डिसीजन जो ले वो रॉन्ग हो जाए, तब क्या हो जब डिसीजन वो ले लॉन्ग टर्म में जाके उससे कंपनी को लॉस हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है लॉस का। लेकिन अगर वो जो मैनेजमेंट है सही से डिस्कशन कर कर, सही से एनालिसिस कर कर, सही से इंफॉर्मेशन गैदर कर कर अगर कोई डिसीजन ले, तो शायद ये लॉस का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है और प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो मैनेजमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी डिसीजन ले वो राइट हो, उस पर पर्टिकुलर काम किया गया हो डिसीजन पर, उस पर अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया गया हो, उस पर अच्छे से एनालिसिस किया हो, उसके बाद ही जो भी डिसीजन वो ले मैनेजमेंट तब को डिसीजन ले। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का कि जितने भी डिसीजन मेक कर रही है वो राइट हो लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर एग्जाम्पल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि वो सिंगल यूनिट है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन लेती है और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करती है। तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है मैनेजमेंट से कि वो राइट डिसीजन ले। तो मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है, पर्पस बन जाता है कि अपने डिसीजंस को अच्छे से पूरा स्टडी करने के बाद डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें। तो ये ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का है कि टेकिंग राइटफुल डिसीजंस फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा क्यों अगर मैं पढ़ूँ, सो मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली डिसीजन मेकिंग एंटिटी एंड मैनेजर्स टेक डिफरेंट डिसीजंस एट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ बिजनेस। ये फॉर श्योर सबको पता है कि जो हेड होगा, यूनिट होगा, वहाँ पे वही डिसीजन लेगा। तो जो ओनर नहीं, यहाँ पर मैनेजमेंट टीम को बना दिया गया डिसीजन मेकिंग यूनिट फॉर एग्जाम्पल। आगे बढ़ूँ, दस इट इज़ द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन which is taken by management that how a progress will further। तो अगर मैनेजमेंट रॉन्ग डिसीजन लेगा तो शायद ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लॉन्ग टर्म में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, शायद वो बंद हो जाए। अगर मैनेजमेंट राइटफुल डिसीजन लेगा तो पॉसिबिलिटी है कि जो भी डिसीजन मैनेजमेंट ले रहा है उससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिले। अब अगर मैं आगे बात करूँ, सो डिसीजन मेड बाय मैनेजर्स और मैनेजमेंट मस्ट बी राइट, इफेक्टिव एंड
ऑन राइट टाइम, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट को अपने डिसीजन लेते वक्त ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब डिसीजन ले उस पर स्टडी किया होना चाहिए और वो डिसीजन राइट होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बेनिफिट के लिए होने चाहिए, न कि खुद के बेनिफिट के लिए। अब अगर मैं अगला बात करूँ फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, अगला हमारा है इम्प्रूविंग इमेज। ये चला आता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए चला आता है। तो किसका इमेज? खुद का नहीं, हमारे जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है वो मैनेजमेंट, जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उससे क्या हो कि इमेज, उसकी गुडविल जो होता है किसी बिजनेस का वो इम्प्रूव हो, इमेज, सोशल प्रेस्टीज, सोशल रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइजेशन का बिल्ड हो। ऐसे काम करना है मैनेजमेंट को। सो मैनेजमेंट को अपने फंक्शंस के या डिसीजन लेते वक्त ध्यान रखना है तो ऐसे कोई काम ना कर दे कि सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम बदनाम हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया कि कोई किसी कंट्री में ऑपरेशन कर रहा है, तो ऑपरेशन करने के दौरान जो मैनेजमेंट वहाँ का है कंपनी को हाई प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उसने कुछ लॉ को अबाइड कर दिया, या उसने फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट को ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया कह सकते हैं। तो इस केस में किसका नाम खराब होगा? उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का खराब होगा। क्यों? कि मैनेजमेंट ने एक चीज़ रॉन्ग किया, उससे क्या हो गया कि उसका जो इम्प्रूव होने के बजाय खराब हो गया इमेज ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए अपने फंक्शन को परफॉर्म करते वक्त वो सभी फंक्शन ऐसे होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं या फिर नॉर्मली कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इमेज को सोसाइटी में इम्प्रूव करे हमेशा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग गुड पब्लिक इमेज enjoys many benefits during its course of its function. Management always must build and maintain good image of the organization in the society। और हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स वाले चैप्टर में कि इस पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि जो रिसोर्सेज होती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से ही बोरो करती, सोसाइटी से ही लेती है, तो अगर उसका इमेज सोसाइटी में अच्छा नहीं होगा तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी एज फैक्टर प्रोवाइडर फॉर एग्जांपल, और एज कस्टमर भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बिजनेस कहाँ से रिसोर्स गेन करेगा और किन को अपने प्रोडक्ट बेचेगा अगर उसका इमेज ही अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैनेजमेंट को जो इमेज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूव करने में हेल्प करना चाहिए, फिर अपने फंक्शन के थ्रू वही फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बिल्डअप फॉर एग्जांपल इन द सोसाइटी। आगे लिखा है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग गुड एंड मैनी टाइम्स इम्प्रूविंग इमेज और गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑब्जेक्टिव था मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अब अगर मैं अगला बात करूँ गुड क्वालिटी एट फेयर प्राइस फॉर एग्जांपल, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये सोसाइटल ऑब्जेक्टिव या सोशल ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड है। तो किसी मैनेजमेंट को अपने फंक्शन के थ्रू ये मेक श्योर करना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर श्योर कुछ गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रही होगी और जो प्राइस है वो फ्री है, ऑलमोस्ट कुछ एक्सटेंट तक डिटरमाइन करने ऑर्गेनाइजेशन फ्री है खुद डिटरमाइन करने के लिए प्राइस क्या होगा फॉर एग्जांपल और क्वालिटी क्या होगा। तो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉफिट मेकिंग में क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो डाउन कर दें या सोसाइटी को लॉस पहुंचाए हाई प्राइस पर सामान बेचकर या फिर लो क्वालिटी सामान बेचकर। और क्योंकि डिसीजन लेना तो मैनेजमेंट के हाथ में कि क्या होगा प्राइस वगैरह वगैरह, तो इस वाले केस में क्या होता है कि मैनेजमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि सोसाइटी में जो वो गुड्स बेच रहा है वो फेयर प्राइस पर हो, मतलब जितना डिजर्व करता है उतना ही हो, और सेकेंड क्वालिटी कम बेसी ना हो, मतलब चीप एंड बेस्ट कभी नहीं होता, फेयर प्राइस में बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, वो अवेलेबल करवाए। इससे क्या होगा सोसाइटी को बेनिफिट होगा। तो यहाँ अगर मैं पढ़ूँ कि मैनेजमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स और गुड्स ऑफ बेटर क्वालिटी एट रिजनेबल प्राइस। यहाँ मैंने चीप वर्ड यूज़ नहीं किया है बिकॉज चीप मतलब होता है चीप क्वालिटी, चीप प्राइस फॉर एग्जांपल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समझना पड़ेगा बेस्ट क्वालिटी एट रिजनेबल प्राइस, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आगे बढ़ूँ, इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस मैनेजमेंट मस्ट कट डाउन और रिड्यूस वेस्टेजेस एंड ट्राई टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर मैनेजमेंट देखे कि उससे अगर फेयर प्राइस पर गुड्स बेचना है अच्छी क्वालिटी का तो क्या करना पड़ेगा, तो एक ही पॉसिबल वे है कि अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दो तरीके से कम होता है, एक तो किसी प्रोडक्शन में एक बेसिक चीज़ है कि वेस्ट तो हो गई होगा, तो उसी वेस्ट को ट्राई करना चाहिए मैनेजमेंट को कम से कम करने के लिए ताकि आउटपुट का नंबर बढ़े। सेकेंड चीज़ है कि जो भी हम लोग किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पर इन्वॉल्व हमारा होता है प्रोडक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, और उसी प्रोडक्शन कॉस्ट पर जो है डिसाइड होता है कि चीज़ों का प्राइस क्या होगा। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, कोई बिजनेस है, उससे पॉलिसी है कि जितना भी कॉस्ट लगेगा उस पर हम 25% जो है प्रॉफिट लगा कर ही सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे।
तो मान के चलिए कॉस्ट अगर लगा 100 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125 रुपये, बिकॉज बेसिक पॉलिसी कंपनी का। तो 125 रुपये अगर हाई है तो मैनेजमेंट को कोशिश करना चाहिए कि जो प्राइस है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा उसे ही हम कम कर दें। तो अगर मैनेजमेंट ने कुछ कोशिश की, वेस्टेज कम कर दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके कहीं उसने ₹80 लेकर चलाया, मान के चलते हैं, तो 80 रुपीज़ पर कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट करेगी डिसाइड। तो 80 रुपीज़ का 25% 20 रुपये होता है, और इस बार सेलिंग प्राइस जो होगा 100 रुपये होगा। तो सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पहले मिला था 125 रुपये में, अब मिल रहा है 100 रुपये में। क्यों? मैनेजमेंट ने यहाँ पर कुछ चेंज किया, मैनेजमेंट ने अपने इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया कि सोसाइटी को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना है एट रिजनेबल प्राइस में। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, और ऑर्गेनाइजेशन का ही ऑब्जेक्टिव जाके बन जाता है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ही कहता है कि मैनेजमेंट रिफर्स टू सेट ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग वगैरह कुछ भी करके, इन which aims to achieve predetermined goals and objectives of the organization effectively and efficiently। अपने फीचर्स में पहला फीचर ही हमारा है कि मैनेजमेंट जो है वो हमारा गोल ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो मैनेजमेंट में पढ़ते हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते कोई नया नहीं है, वो वही ऑब्जेक्टिव है जो ऑर्गेनाइजेशन का है, और वही ऑब्जेक्टिव बन जाता है मैनेजमेंट का भी उनको अचीव करना। सो होप सबको समझ में आई क्लास हम लोग का। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अगला क्लास करेंगे मैनेजमेंट टॉपिक में, वो हमारा होने वाला है मैनेजमेंट एज साइंस एंड प्रोफेशन, एक ही वीडियो में। और लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा फर्स्ट चैप्टर में होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं कोशिश करूँगा उस पूरे दोनों टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में कवर करने का, भले वीडियो लंबा बन जाएगा तो पॉज होकर आराम से जब टाइम मिले देख लीजिएगा। तो अगला बस लास्ट क्लास हमारा होगा, हमारा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कवर होगा। तो मैं आप लोगों का फीडबैक का वेट करूँगा, पर्सनल चैट में दो चाहे ग्रुप में दो, फीडबैक दो मेरे को। और हम लोग कल संडे हमारा है, तो कल एक क्लास करेंगे और कॉमर्स के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग अच्छे से क्लोज करेंगे। अब बचा सब्जेक्ट अदर, तो मैंने कल जिनका बिजनेस स्टडीज़ है, मैंने कल लाइव क्लास इवनिंग 4:30 लिया था। अब मैं अकाउंट्स क्लास का भी स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो भी मैं स्टार्ट करूँगा। बच के हमारा अदर सब्जेक्ट जो हमारा नॉन कह सकते जो मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता हूँ, हमारा इकोनॉमिक्स है। तो जो भी लोग वीडियो में सुन रहे हैं या जो उनके फ्रेंड है, फॉर एग्जांपल क्लोज फ्रेंड कहता हूँ, उनसे बात कर ले। अगर मुझे सही रिस्पांस आया कि मुझे इकोनॉमिक्स क्लास भी लेना चाहिए ऑनलाइन इस थ्रू से, फर्स्ट चैप्टर फॉर एग्जांपल डिमांड, तो मैं लूँगा फॉर एग्जांपल, नो इश्यूज़। लेकिन मुझे पहले मैसेज आप लोग के थ्रू से आने चाहिए कि हाँ कि आप लोग को इकोनॉमिक्स क्लास भी चाहिए ऑनलाइन फर्स्ट स्टेप डिमांड का, तो मैं उस पर भी अगले वीक मंडे से काम करूँगा। सो मिलते हैं कल अगेन फिर से लाइव क्लासेस में, जो वहाँ होने वाला कॉमर्स का लास्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर का। सो टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू, और लाइव क्लासेस में आते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। सो बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।